नमस्कार। आउटलुक की खबर के अनुसार कांग्रेस को आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली बोफोर्स घोटाले में। आज उसको क्लीन चिट मिल गई है और सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। पिछले दिनों और स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह से बरी किया गया था कि कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ जितने आरोप लगाकर 2014 में सरकार आई थी। ऐसे ही आरोप लगाकर बीपी सिंह ने राजीव गांधी सरकार को कमजोर करके जनता दल की सरकार बनाई थी। लेकिन यह सच साबित हो चुका है कि कांग्रेस ने अभी तक कोई घोटाला नहीं किया, ना ही कोई व्यक्ति जेल में बंद है, ना कोई मुकदमा चल रहा है। कि किस तरह से आज राहुल गांधी उनकी कांग्रेस को लगातार आरोपित किया जाता है, लेकिन हर बार राहुल गांधी भी पाक साफ होकर निकल जाते हैं। देश असलियत समझ चुका है। लोगों को वर्गलाकर सरकार बनाई गई है। बोफोर्स कांड ने भारत में भ्रष्टाचार पर बहस करने के तरीके को बदल दिया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की किस्मत को पलट दिया और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर केंद्रित हर बड़े राजनीतिक अभियान के लिए एक कसौटी बन गया। बोफोर्स बंदूक सौदे में रिश्वतखोरी के आरोपों ने भारतीय राजनीति को झकझोर देने के लगभग 4 दशक बाद सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सबसे लंबे समय तक चले भ्रष्टाचार के मामलों में से एक के कानूनी अध्याय का अंत कर दिया है। हालांकि अंततः इस मामले में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन इस घोटाले के राजनीतिक परिणाम आपराधिक कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक बने रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स मामले के कानूनी अध्याय का समापन कर दिया है। हालांकि किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन इस घोटाले ने भ्रष्टाचार को एक निर्णायक चुनावी मुद्दा बना दिया। लगभग 4 दशक बाद भी बोफोर्स भारत में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के आरोपों और सरकारी जवाबदेही के लिए एक स्थायी राजनीतिक प्रतीक बना हुआ है। बोफोर्स कांड ने भारत में भ्रष्टाचार पर बहस करने के तरीके को बदल दिया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की किस्मत पलट दी और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर केंद्रित हर बड़े राजनीतिक अभियान के लिए एक कसौटी बन गया। आज भी भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए बोफोर्स शब्द का ही दूसरा नाम इस्तेमाल होता है, जो दर्शाता है कि कुछ घोटाले अदालतों की तुलना में जनता की स्मृति पर कहीं अधिक गहरी छाप छोड़ते हैं। ये विवाद 1986 का है, जब राजीव गांधी सरकार ने भारतीय सेना को 155 मिमी FH-77B हॉविट्जर की आपूर्ति के लिए स्वीडिश हथियार निर्माता AB बोफोर्स के साथ 1437 करोड़ रुपए का अनुबंध किया था। अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो ने आरोप लगाया कि बोफोर्स ने अनुबंध हासिल करने के लिए प्रभावशाली बिचौलियों और भारतीय अधिकारियों को अवैध कमीशन का भुगतान किया था, जबकि समझौते में स्पष्ट रूप से बिचौलियों को प्रतिबंधित किया गया था। इस खुलासे ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि गुप्त भुगतान विदेशी खातों के माध्यम से राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों तक पहुंचाए गए। भारत सरकार ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया और राजीव गांधी ने बार बार यही कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनकी सरकार ने रिश्वत ली थी। हालांकि इन आरोपों के चलते भारत और विदेशों में कई जांचें हुई। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने 1990 में एक मामला दर्ज किया, जिसमें इतालवी व्यवसायी ओटावियो क्वात्रोची, पूर्व रक्षा सचिव एस.के. भटनागर और बोफोर्स के अधिकारियों सहित कई व्यक्तियों के नाम शामिल थे। इस मामले में राजीव गांधी के खिलाफ कभी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। बोफोर्स कांड भारत में भ्रष्टाचार का पहला आरोप नहीं था, लेकिन यह सबसे अधिक राजनीतिक रूप से विस्फोटक बन गया, क्योंकि इसने एक ऐसे प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर प्रहार किया था जो स्वच्छ शासन का वादा करते हुए सत्ता में आए थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने 1984 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड बहुमत से जीत हासिल की। युवा, आधुनिक और एक सुधारक के रूप में देखे जाने वाले राजीव गांधी की छवि उनकी ईमानदारी पर टिकी थी। इसलिए बोफोर्स के आरोपों ने उन्हें गहरा राजनीतिक आघात पहुंचाया। ये घोटाला ऐसे समय में सामने आया
जब टेलीविजन समाचारों का विस्तार हो रहा था और खोजी पत्रकारिता का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। स्वीडिश पत्रकारों की रिपोर्टों और उसके बाद भारतीय मीडिया में व्यापक कवरेज के कारण ये आरोप महीनों तक सार्वजनिक चर्चा का मुख्य विषय बने रहे। वीपी सिन्हा के नेतृत्व वाले विपक्ष ने बोफोर्स कांड को 1989 के आम चुनाव का मुख्य मुद्दा बना दिया। भ्रष्टाचार से लड़ने का नारा व्यापक रूप से गूंजा, जिससे कांग्रेस के खिलाफ अलग अलग विपक्षी दलों 1984 में 400 से अधिक सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने 1989 के आम चुनाव में अपना संसदीय बहुमत खो दिया। भ्रष्टाचार जांच को लेकर मतभेदों के बाद राजीव गांधी के वित्त और रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले वीपी सिन्हा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के चेहरे के रूप में उभरे और प्रधानमंत्री बने। लेकिन सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकी और भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिर गई। आडवाणी की रथ यात्रा को लालू यादव ने बिहार में रोक दिया। भाजपा का एजेंडा लागू नहीं होने दिया। लेकिन कांग्रेस ने जिस पर भरोसा किया उसने ही धोखा दिया कि राजीव गांधी ने लगातार किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और किसी भी अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी नहीं ठहराया। फिर भी इन आरोपों ने उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस ने वर्षों तक इन दावों का खंडन करने का प्रयास किया कि उसने दोषियों को संरक्षण दिया था। बाद के दशकों में जब भी भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा बना, राजनीतिक विरोधियों ने बार बार बोफोर्स कांड का जिक्र किया। जैन हवाला कांड से लेकर 2G स्पेक्ट्रम विवाद, राष्ट्रमंडल खेलों के विवाद और राफेल विवाद तक बोफोर्स से तुलना भारतीय राजनीतिक चर्चा का एक नियमित हिस्सा बन गई। बोफोर्स जांच भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले आपराधिक मामलों में से एक बन गई, क्योंकि इसमें कई क्षेत्राधिकार, जटिल वित्तीय लेन देन और बार बार कानूनी चुनौतियां शामिल थी। जांचकर्ताओं ने आपसी कानूनी सहायता अनुरोधों के माध्यम से स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और कई अन्य देशों से सबूत जुटाने का प्रयास किया। विदेशी न्यायालयों से बैंकिंग रिकॉर्ड और दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया में अक्सर कई साल लग जाते थे। कार्यवाही के दौरान कई आरोपियों की मृत्यु हो गई, जिनमें 1991 में राजीव गांधी और 2013 में ओटावियो क्वाट्रोची शामिल हैं। कुछ आरोपियों के खिलाफ आरोप रद्द कर दिए गए, जबकि अन्य को सबूतों की कमी के कारण या इसलिए बरी कर दिया गया क्योंकि अभियोजन आगे जारी नहीं रह सकता था। सीबीआई को जांच की गति और मामले के विभिन्न चरणों में लिए गए निर्णयों को लेकर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विरोधियों ने लगातार आने वाली सरकारों पर जांच को धीमा करने या प्रभावित करने का आरोप लगाया। हालांकि ऐसे आरोप स्वयं राजनीतिक रूप से विवादित रहे, जब तक मामला अपने अंतिम चरण में पहुंचा। समय बीतने के साथ साथ आगे की कानूनी कार्यवाही करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के बाद इस मामले को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया, जिसमें 3 हिंदुजा बंधुओं और बोफोर्स का नाम बरी कर दिया गया था। ये 2005 के फैसले के खिलाफ बची आखिरी अपील थी, जिसे भाजपा नेता अजय अग्रवाल ने दायर किया था। इससे पहले 2018 में शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी द्वारा अदालत में याचिका दायर करने में हुई भारी देरी का हवाला देते हुए इसी फैसले से संबंधित सीबीआई की याचिका को भी खारिज कर दिया था। 2018 में अदालत ने अग्रवाल के इस मामले में अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया था और टिप्पणी की थी कि सीबीआई ने खुद 2005 के बरी होने को चुनौती नहीं दी थी। कानूनी मामला भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बोफोर्स की राजनीतिक विरासत के मिटने की संभावना नहीं है। इस घोटाले ने भ्रष्टाचार को एक केंद्रीय चुनावी मुद्दा बनाकर भारतीय राजनीति को मौलिक रूप से बदल दिया। इसने ये प्रदर्शित किया कि वित्तीय अनियमितता के आरोप दोष सिद्धि के बिना भी जनमत को नया आकार दे सकते हैं, चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं और राजनीतिक कथाओं को
पुनर्परिभाषित कर सकते हैं। इसने खोजी पत्रकारिता में भी बदलाव लाया, जिससे रक्षा खरीद और सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया की गहन जांच को प्रोत्साहन मिला। बाद की सरकारों ने रक्षा खरीद में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से सुधार पेश किए। हालांकि गोपनीयता और जवाबदेही को लेकर चिंताएं बाद के विवादों में उभरती रही हैं। कांग्रेस के लिए बोफोर्स कांड स्वतंत्रता के बाद के उसके इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। वहीं भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के लिए ये वर्षों से सरकार के उच्चतम स्तर पर कथित भ्रष्टाचार का एक शक्तिशाली राजनीतिक प्रतीक बन गया है। 2005 में इंडिया टुडे ने इसे न केवल भारतीय राजनीति में बल्कि भारतीय पत्रकारिता में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया था। बोफोर्स कांड की सबसे बड़ी विरासत शायद भारतीय राजनीति की भाषा में ही निहित है। कोर्ट की कार्यवाही बंद होने के बहुत समय बाद भी ये घोटाला एक ऐसे मानदंड के रूप में काम करता है जिसके आधार पर बाद में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का मूल्यांकन की